हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज बीजीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके लिए जो आप सबके लिए एसएससी जीडी की प्रैक्टिस बैच चलाया गया है। ठीक है, जिसमें अगर हम क्लासेज की बात करें तो आपको क्लासेज सुबह 6 बजे हम जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं, और इसके जस्ट बाद आपके रीजनिंग की क्लास मिलती है योगेश सर के द्वारा सुबह 7 बजे। ठीक, और इसके जस्ट बाद यानी सुबह 8 बजे की बात करें तो मैथ की क्लास आपके सामने दीपक सर लेकर आते हैं, और हिंदी की क्लास की बात करें सुबह 9 बजे, जो कि आपके जयशंकर सर लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं, और आज के अपने पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि कुंभ मेला की शुरुआत किस शासक ने शुरू कराया। कुंभ मेला की शुरुआत किस शासक ने शुरू कराया। ऑप्शन दिया आपका हर्षवर्धन, ऑप्शन बी दिया आपका चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी दिया आपका वाग्यवर्धन, और ऑप्शन डी दिया आपका कल्याणवर्धन। अगर पूछे कुंभ मेला का शुरुआत किसने कराया तो कराया था आपका हर्षवर्धन ने। किसने कराया था? हर्षवर्धन ने। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे आपका कुंभ मेला मतलब कितने भारत में का कितने स्थानों पर लगता है तो आपके 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ पर? एक हो गया आपका प्रयागराज, कहाँ पर? प्रयागराज। आपका हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक, एक है आपका नासिक, नासिक और उज्जैन। इस 4 स्थान पे आपके कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, यानी कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार। प्रयागराज की बात करें कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में है। हरिद्वार कहाँ पर? आपके उत्तराखंड में है। नासिक कहाँ है तो आपके महाराष्ट्र में है, और उज्जैन कहाँ पर है? ये आपके मध्य प्रदेश में, एमपी में है। ठीक, ये आपके 4 स्थानों पर आपका कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगर पूछे कुंभ कब कब लगता है तो एक होता है आपका अर्ध कुंभ। क्या बोले? अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ अगर पूछे कितने वर्षों में लगता है तो 6 वर्षों में लगता है। कितने वर्षों में? 6 वर्षों में लगता है। और पूछे अगर से कुंभ कितने वर्षों में लगता है तो ये लगता है आपके 12 वर्ष में। और पूछे महाकुंभ, एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ एक कब लगता है तो आपके 24 वर्षों में लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन 4 स्थानों पर लगता है। 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ में लगता है, 12 वर्ष पर आपका कुंभ में लगता है, और 24 वर्ष में महाकुंभ लगता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन दिया आपका चंबल नदी, ऑप्शन बी दिया लूनी नदी, ऑप्शन सी दिया आपका नर्मदा नदी, और ऑप्शन डी दिया आपका लीलड़ी नदी। तो किसकी बात कर रहा है? पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान। अगर पूछे पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो ये आपकी लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी, जो आपकी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछे लूनी नदी का उद्गम स्थल यानी कहाँ से निकलती है तो निकलती है आपके राजस्थान के अजमेर जिले से। कहाँ से? अजमेर जिले से। अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है। नाग पहाड़ी से निकलती है। अगर पूछे लूनी नदी कहाँ से निकलती है तो आपके राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और इसकी बात करें तो यह बाड़मेर से बालतोरा तक। कहाँ तक? बालतोरा तक मीठे पानी की झील है, अरे मीठे पानी की नदी है। कहाँ से? बाड़मेर से। बाड़मेर से कहाँ तक? बालोतरा तक। बालोतरा तक, बाड़मेर से बालोतरा तक यह मीठे पानी की झील है। उसके बाद खारे पानी की सॉरी झील नहीं, नदी है। ठीक, बाड़मेर से बालोतरा तक मीठे पानी की नदी है। और इसके आगे कहाँ मतलब क्या हो जाती है? यह खारे पानी की, यानी 2 प्रकार की पानी कौन सी नदी रहती है, यानी किस में पाया जाता है? किस नदी में? तो आपके लूनी नदी में ही पाया जाता है। ठीक है, बालोतरा तक इसका मीठा पानी का झील मतलब मीठा पानी होता है, और इसके आगे इसका पानी कैसा हो जाता है? आपका खारा हो जाता है। अगर पूछे लूनी नदी कहाँ गिरती है तो आपके कच्छ के रण में यह समाप्त हो जाती है। कच्छ के रण में यह समाहित हो जाती है, कहीं गिरती नहीं है। ठीक है, यानी ये जो आपका रेत है, जो कच्छ के रण का जो आपका मरुस्थल है, उसमें विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। अगर पूछे इसकी सहायक नदियाँ की बात करें, लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो एक है आपकी जवाई नदी, जवाई
नदी, एक है आपकी लीलड़ी नदी, लीलड़ी नदी, और एक है आपकी सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी। ये सब कैसी हैं? ये सब आपकी इनकी सहायक नदी, किसकी? लूनी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहले तो हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 56 में बताया। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया। और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तब के 5 वर्षों का कार्यकाल किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको 5 वर्षों का होता है। किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 56 में बताया गया है। अगर बात करें अगर राष्ट्रपति का पद जो है आपके 5 साल के पहले ही रिक्त हो जाता है, 5 साल, जैसे 5 साल भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उसके पहले ही किसी कारणवश यह पद रिक्त हो जाता है, तो नया राष्ट्रपति जो है आपके 5 वर्ष के लिए नहीं आता, 5 वर्ष के लिए नहीं आता है। ठीक है, वह बचे कार्यकाल के लिए आता है। ठीक, किसके लिए? बचे कार्यकाल के लिए आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में डैश भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन है दिया आपका 7, मतलब कितने भाषाओं को जो है आपके शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन ए दिया 7, ऑप्शन बी दिया आपका 8, ऑप्शन सी दिया 5 और ऑप्शन डी दिया आपका 6। अगर पूछे भारत के मतलब भारतीय संविधान के कौन सी सूची है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख है? तो उसमें आपके 22 भाषाओं को उल्लेख है। लेकिन बात करें आपके शास्त्रीय भाषा कितने हैं, तो शास्त्रीय भाषा आपके 6 हैं। और शास्त्रीय नृत्य पूछे तो आपके 8 हो जाएंगे, लेकिन शास्त्रीय भाषा कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो अगर हम पूछे शास्त्रीय भाषा में कौन कौन से भाषा आते हैं, तो एक है आपका तमिल। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा अगर पूछे किस भाषा को माना गया, तो आपके तमिल को। किसको? तमिल को। पहला शास्त्रीय भाषा पूछे कौन सा है, तो आपका तमिल है। या पूछे सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तमिल है। ठीक है, कब इसे शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया? 2004 में। इसे क्या बोलते हैं? सबसे ओल्ड या सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा। ठीक, दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका संस्कृत। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका संस्कृत। दूसरा है आपका संस्कृत। इसे कब शामिल किया गया? इसे 2005 में शामिल किया गया। तीसरा इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया था आपका कन्नड़। कौन सा है? कन्नड़। ये कब आया? ये आया 2008 में। और 2008 में एक और भाषा आया था, वो था आपका तेलुगु। तेलुगु ये भी आपके 2008 में से शास्त्रीय भाषा मतलब दर्जा दिया गया था। अब 5वीं भाषा की बात करें तो ये आपका मलयालम। मलयालम इसे कब मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 2013 में। और छठा नंबर कौन सा है? सबसे मतलब न्यू यानी सबसे नया शास्त्रीय भाषा पूछे कौन सा है, तो आपका उड़िया है। उड़िया या उड़िया। ठीक, इसे कब शास्त्रीय भाषा घोषित किया? 2014 में। सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा तमिल, सबसे नया शास्त्रीय भाषा आपका उड़िया या उड़िया बोल दीजिए। ठीक, इसे कब मतलब इसे 2014 में, यानी इसे सबसे न्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके हो गए आपके टोटल 6 शास्त्रीय भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया 570 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया 610 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया आपका 632 ईस्वी और ऑप्शन डी दिया 622 ईस्वी। तो हज़रत मोहम्मद साहब का पूछे जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 570 ईस्वी में। कब? 570 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। अगर हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में अगर हम बात करें, 570 में इनको मतलब इनकी क्या हो गई थी, मतलब इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु हुई थी आपके 632 में। 632 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था? 610 में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति 610 में हुआ था। और 622 की बात करें तो इन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत की थी। हिजरी संवत। ठीक है, और 622 में ही इन्होंने मक्का छोड़कर मदीना गए थे। कब? 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का छोड़कर कहाँ चले गए थे? मदीना चले गए। कहाँ पर? मदीना चले गए थे। मक्का छोड़कर कहाँ चले गए? मदीना चले गए। और यह घटना जो है आपकी क्या कहलाती है? हिजारत कहलाती है। जब इन्होंने 622 ईस्वी में मक्का को छोड़कर मदीना गए, तो यह घटना क्या कहलाई? हिजारत। क्या? हिजारत।
यह घटना क्या कहलाई? यह घटना क्या कहलाई? आपकी हिजारत कहलाई। ठीक है। और अगर पूछा अगर से इनके मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारियों की अगर हम बात करें तो इनका उत्तराधिकारी जो भी हुए वो क्या कहलाए थे? तो आपके खलीफा कहलाए थे। मृत्यु कब हुई? 632 के बाद, यानी मृत्यु के बाद जो इनके उत्तराधिकारी थे, कौन? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी किसके? हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? आपके खलीफा कहलाएं। क्या कहलाएं? खलीफा कहलाएं। ठीक है। अगर पूछे पहले इनके खलीफा कौन थे? इनके पहले खलीफा मतलब टोटल अगर पूछे कितने कितने खलीफा हुए तो टोटल आपके 4 खलीफा हुए। पहले खलीफा की बात करें, पहले कौन थे? अबू बकर थे। कौन थे? अबू बकर जो थे आपके पहले खलीफा थे। दूसरे की बात करें, दूसरे कौन थे? दूसरे थे आपके उमर। तीसरे की बात करें, तीसरे खलीफा कौन थे? तीसरे थे आपके उस्मान। तीसरे आपके उस्मान। और चौथे कौन थे? चौथे थे आपके इनके अली, जो इनके क्या थे? इनके दामाद भी थे। कौन थे? ये इनके दामाद थे। इनके दामाद थे। इनके 4 खलीफा हुए हैं। पहली बात, इनकी मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी मृत्यु होने के बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे वो आपके खलीफा कहलाएं। कितने खलीफा हुए? तो आपके 4 खलीफा हुए। कौन कौन थे? एक थे अबू बकर, दूसरे थे उमर, तीसरे थे आपके उस्मान और चौथे थे अली, जो कि इनके दामाद भी थे। कौन थे? जो कि इनके दामाद भी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि कुचिकॉल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका शरावती नदी, ऑप्शन बी दिया आपका बराही नदी, ऑप्शन सी दिया आपका पेरियार नदी और ऑप्शन डी दिया आपको मांडवी नदी। किसकी बात कर रहा है? कुचिकॉल जलप्रपात की। कुचिकॉल जलप्रपात की अगर पूछे किस नदी पर है? आपके बराही नदी पर है। कहाँ पर है? बराही नदी पर है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है। अगर पूछे शरावती नदी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? यहाँ पे आपका जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात। अगर पूछे जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? इसे ही आपके गैरसोप्पा, गैरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी या महात्मा गांधी या राजा रानी राजा रानी। ठीक है। ये मतलब 4 नामों से जाना जाती है। कौन से? मतलब जो शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात बोलें या गैरसोप्पा जलप्रपात बोलें या महात्मा गांधी जलप्रपात बोलें या राजा रानी जलप्रपात बोले। अगर पूछे ये जलप्रपात कहाँ पर है? आपके शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। कहाँ पर है? शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन दिया अनुच्छेद 58, ऑप्शन बी दिया आपका अनुच्छेद 59, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 57 और ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 60। तो अगर पूछे राष्ट्रपति जो है वो मतलब दोबारा, पहले तो राष्ट्रपति के अगर पूछे कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में दिया था, लेकिन पूछा दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। मतलब एक राष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति जो आपके दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है किस अनुच्छेद की तरह या दोबारा निर्वाचित हो सकता है? तो होता है आपका अनुच्छेद 57 के तहत। 56 में क्या था? इनके कार्यकाल के बारे में बताया। कितना कार्यकाल? 5 वर्ष का कार्यकाल था। और 57 में क्या है इनका कि राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है। और अब तक पूछे अगर से कितने राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हुए हैं? तो सिर्फ एक ही राष्ट्रपति अब तक दोबारा निर्वाचित हुए हैं। वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दोबारा निर्वाचित हुए थे। ठीक। अगर हम अनुच्छेद 58 की बात करें तो इसमें आप किसकी राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 58 क्या है? योग्यता है कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। भारत के नागरिक हों। इनकी योग्यता में क्या क्या है कि भारत का नागरिक हों, उनकी उम्र 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। ठीक। और अनुच्छेद 59 की बात करें तो यहाँ आपके इनके लिए शर्तें हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं? ठीक है। क्या क्या शर्तें हैं? तो शर्तें इनकी है कि मतलब राष्ट्रपति बनने की शर्तें हैं कि वो पागल या दिवालिया न हो। क्या हो? पागल या दिवालिया न हो। दूसरी बात किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक। और अनुच्छेद 57 क्या है? राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित। और अनुच्छेद 60 की बात करें तो ये आपके शपथ से है। किससे है? शपथ से। राष्ट्रपति का शपथ। अगर राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो आपके राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर पूछे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर न हो
तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो दिलाए जाते हैं आपके जो अन्य 33 न्यायाधीश हैं उसमें सर्वोच्च मतलब उसमें उच्चतम या वरिष्ठ मतलब जो न्यायाधीश होगा वही इनको शपथ दिलाएगा। ठीक, किसके तहत, अनुच्छेद 60 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया नागालैंड, ऑप्शन बी दिया गोवा, ऑप्शन सी दिया सिक्किम और ऑप्शन डी दिया मिजोरम। तो फांगपुई ब्लू माउंटेन अगर पूछे राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपके मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर है, मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे नागालैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ आपके इटंकी राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ पर है, ये आपके नागालैंड में है। ठीक, गोवा की बात करें तो यहाँ पर आपको महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आपके गोवा में है। और सिक्किम की बात करें तो है आपके कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आपके सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि गजनी वंश का संस्थापक कौन है। गजनी वंश का संस्थापक कौन है। ऑप्शन दिया अल्पतगिन, ऑप्शन दिया सुबुक्तगिन, ऑप्शन सी दिया आपका महमूद गजनवी और ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। किसकी बात करो, गजनी वंश का। गजनी वंश के संस्थापक की बात करें कौन है, आपके अल्पतगिन है। कौन है, अल्पतगिन है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था, तो वो था आपका सुबुक्तगिन। कौन था, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था, ये था आपका सुबुक्तगिन। और अगर पूछे भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला कौन था, ये था आपका असफल। ठीक है, सुबुक्तगिन क्या था, असफल था। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था, सुबुक्तगिन था, जो आपका असफल रहा। और किसके विरुद्ध हुआ था, तो ये किया था आपके जयपाल के विरुद्ध किया था। कब किया था, 986 ईस्वी में किया था। कब, 986 ईस्वी में किया था। ये कैसा शासक था, असफल शासक था। ठीक, और इसका गजनी वंश का संस्थापक कौन था, तो यह था अल्पतगिन था, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और किसके विरुद्ध ये किया था, तो ये किया था आपके जयपाल, हिंदू शाही शासक कौन थे, जयपाल के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन दिया केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन दिया को पंबा नदी, ऑप्शन बी दिया पेरियार नदी, ऑप्शन सी दिया होगा अलापूझा नदी और ऑप्शन डी दिया होगा भरतपूझा नदी। तो केरल की जीवन रेखा की बात करें किसकी, केरल की जीवन रेखा अगर पूछे किस नदी को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके पेरियार नदी को। किसको, पेरियार नदी का, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, पेरियार नदी का। ठीक है, यह केरल की सबसे लंबी नदी भी है। कहाँ की, केरल की सबसे लंबी नदी पूछिए कौन सी है, तो आपकी पेरियार नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अगर पूछे केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी, जो कि आपकी केरल की जीवन रेखा भी इसी को कहते हैं। अगर पूछे इस पर कौन कौन से बांध हैं, इस पर बांध है आपका मुल्ला पेरियार बांध है, इदुक्की बांध है। ये सब कहाँ है, सब आपके पेरियार नदी पर है। कौन कौन से, मुल्ला पेरियार बांध और एक है आपका इदुक्की बांध। ये भी किस नदी पर है, ये भी आपके पेरियार नदी पर हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत के ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो सर्वसम्मति से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। भारत के ऐसे कौन राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से निर्विरोध, मतलब उनके विपक्ष में कोई नहीं था। ठीक है, ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन भी दिया आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन से दिया नीलम संजीव रेड्डी और ऑप्शन दिया जाकिर हुसैन। तो अगर पूछे भारत के ऐसे कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे, तो 1977 से 1982 तक रहे। 1977 से 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और 2 बार निर्वाचित भी हुए थे। 2 बार निर्वाचित भी होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब थे, तो यह थे 1950 से 1962 तक, 1950 से 1962 तक।
और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर कब से कब बने रहे, तो बने थे 1962 से 1967 तक। 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति बने रहे थे। और जाकिर हुसैन की बात करें तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, जाकिर हुसैन। अगर पूछिए कब से कब तक रहे तो 1967 से 1969 तक। 1969 तक ये 1967 से 1969 तक जाकिर हुसैन आपके थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, समानता दिवस बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को मतलब किस रूप में मनाया जाता है, समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा कब इनकी जयंती है या कब समानता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिया 7 अप्रैल, ऑप्शन बी दिया 10 अप्रैल, ऑप्शन सी दिया 17 अप्रैल और ऑप्शन दिया आपका 14 अप्रैल। तो समानता दिवस कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यानी 14 अप्रैल को जो है आपके बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किस रूप में, समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, यह क्या दिया आपका 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके 7 अप्रैल को। 10 अप्रैल की बात करें, 10 अप्रैल कौन सा दिवस है, यहाँ पर विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाता है, 10 अप्रैल को। 17 अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक है। ऑप्शन ए दिया मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी दिया अल्पतकिन, ऑप्शन बी दिया सुबुक्तकिन, ऑप्शन सी दिया ऑप्शन डी दिया आपको मोहम्मद गौरी। तो सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक अगर पूछे कौन है, तो आपके मोहम्मद गजनवी। कौन है, मोहम्मद गजनवी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे गद्दी पर कब बैठा था, तो बैठा था 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने गद्दी पर बैठा और इन्होंने गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले पहले मुस्लिम शासक बने थे। अगर पूछे इसका अन्य नाम क्या मिलता है, तो आपके मतलब उपनाम में अन्य नाम पूछे, अन्य नाम। इसका अन्य नाम क्या है, तो आपका यामीन उद दौला। क्या है, यामीन उद दौला। ये किसका नाम मिलता है, आपके मोहम्मद गजनवी का नाम मिलता है। और क्या मिलता है, तो मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक, इन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ तोड़वाई थी, इसके कारण इनका नाम क्या पड़ गया था, मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता था। और क्या मिलता है, एक नाम मिलता है इनका यामीन उद विल्लाह। उद विल्लाह, यामीन उद विल्लाह। अगर पीछे किसका नाम मिलता है, अभी आपके मोहम्मद गजनवी का नाम मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया वो जुआरी नदी, ऑप्शन बी दिया मांडवी नदी, ऑप्शन सी दिया शरावती नदी और ऑप्शन दिया पेरियार नदी। तो दूध सागर जलप्रपात की बात करें किस नदी पर स्थित है, तो आपके मांडवी नदी पर स्थित है। किस पर है, मांडवी नदी पर। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। मांडवी नदी की बात करें तो गोवा की प्रमुख नदी है। कहाँ की, गोवा की प्रमुख नदी कौन सी है, ये आपकी मांडवी नदी है। ठीक है, अगर हम पूछे जुआरी नदी कहाँ पर है, ये भी आपके गोवा में ही है। कहाँ पर है, गोवा में ही है। और जुआरी नदी के मुहाने पर पूछता है कि कौन सा बंदरगाह है, तो यहाँ मारमागाओ बंदरगाह। अगर पूछे मारमागाओ बंदरगाह किस नदी के मतलब किस नदी पर है, तो आपके जुआरी नदी के मुहाने पर है। ठीक है, मारमागाओ बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, दादा कामरेड पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी दिया यशपाल और ऑप्शन डी दिया शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दादा कामरेड पुस्तक के लेखक अगर पूछे कौन है, तो ये आपके यशपाल हैं। कौन है, यशपाल जो है आपके दादा कामरेड पुस्तक के लेखक हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक के नाम पूछ ले अगर से, तो ये आपका गार्डनर है। क्या है, गार्डनर। गार्डनर अगर पूछे किसकी पुस्तक है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की है। किसकी है, गार्डनर। गार्डनर हो गया।
एक है आपका गोरा हो गया, ठीक है। एक है आपका चंडालिका, चांडालिका, ये सब पुस्तक किसकी हैं? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, इनकी पुस्तक का नाम है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। ये किसकी पुस्तक है? आपके रामधारी सिंह दिनकर की है। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें तो इनकी पुस्तक क्या नाम है? इनकी पुस्तक है आपकी देवदास, देवदास और चरित्रहीन, चरित्रहीन। ये किसकी पुस्तक है? ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी को कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? मतलब कनपट्टी की जो आपके कान की जो हड्डी है उसको जबड़े से कौन सी मांसपेशी जो आपकी जोड़ती है? ऑप्शन दिया आपको डेल्टायड, ऑप्शन बी दिया आपका सिलियस, ऑप्शन बी दिया आपका सिलियस, ऑप्शन सी दिया आपका पेक्टोरेलिस मेजर और ऑप्शन डी दिया मेसेटर। तो कौन सी ऐसी मांसपेशी है जो कि कानपट्टी की हड्डी को किससे जोड़ती है? जबड़े से जोड़ती है। तो ये हड्डी कौन सी है आपकी? मतलब कौन सी मांसपेशी है? आपके मेसेटर मांसपेशी जो है आपके कानपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, ठीक। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है, ठीक। और डेल्टायड की बात करें तो किसकी मांसपेशी है? आपके कंधे की मांसपेशी है। कंधे की मांसपेशी क्या कहते हैं? डेल्टायड कहते हैं, कंधे की मांसपेशी, ठीक। अगर हम सिलियस की बात करें तो आपके पैर के निचले हिस्से में यह मांसपेशी होती है। ये भी एक मांसपेशी है जो कि कहाँ पर होती है? यह होती है आपके कहाँ पर? पैर के निचले हिस्से में होती है। पैर के निचले हिस्से में कौन सी मांसपेशी होती है? सिलियस मांसपेशी होती है। अगर पूछे पेक्टोरेलिस मेजर की बात करें, ये कहाँ पर होती है? जब आपके वक्ष की मांसपेशी होती है। किसकी? वक्ष की मांसपेशी कौन सी है? पेक्टोरेलिस मेजर, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि पूर्व का होमर किसे कहते हैं? क्या दिया? पूर्व का होमर किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया आपका फिरदौसी, ऑप्शन बी दिया आपका अलबरूनी, ऑप्शन सी दिया उत्बी और ऑप्शन डी दिया आपका वैहाकी। तो पूर्व का होमर अगर पूछे किसे कहा जाता है तो कहा जाता है फिरदौसी को। किसे? फिरदौसी के पूर्व का होमर कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी पुस्तक की बात करें तो इसकी पुस्तक कौन सी है? तो इसकी पुस्तक है आपके शाहनामा, जो कि इन्होंने फारसी भाषा में इन्होंने लिखा था। पुस्तक का नाम क्या है? शाहनामा है। शाहनामा किस भाषा में लिखा? इन्होंने लिखा था फारसी में। ऐसे क्या कहते हैं? इसे ईरान का महाकाव्य, यह ईरान का महाकाव्य है। ईरान का महाकाव्य, ठीक। क्या नाम है? पुस्तक का नाम है शाहनामा। किस भाषा में? आपके फारसी भाषा में है। यही भी अगर पूछे अलबरूनी की पुस्तक की बात करें, उनकी पुस्तक है किताब उल हिंद है। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की। इसे ही क्या कहते हैं? तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। किस नाम से कहते हैं? तहकीक ए हिंद के नाम से भी किसे जानते हैं? किताब उल हिंद को जानते हैं, जो कि किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की पुस्तक है। उत्बी की बात करें तो इनकी है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी किसकी पुस्तक है? ये आपकी उत्बी की है। और वैहाकी की बात करें, वैहाकी के नारिक ए सुबुक्त गिन, क्या है? तारिक ए सुबुक्त गिन, ये किसकी पुस्तक है? ये आपके वैहाकी की पुस्तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के 13वें क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन दिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी दिया प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी दिया रामनाथ कोविंद और ऑप्शन डी दिया द्रौपदी मुर्मू। अगर हम क्रम की बात करें तो अगर हम पूछे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तीसरे की बात करें तो जाकिर हुसैन थे। चौथे थे आपके बीबी गिरी। पाँचवें की बात करें फर्रुखसियर अली अहमद थे। और छठे राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आपके निर्विरोध चुने गए थे। छठे नंबर कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। और सातवें नंबर के राष्ट्रपति की बात करते थे आपके ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। और आठवें नंबर के थे आपके रामास्वामी वेंकट रमण थे। और 9वें नंबर थे आपके शंकर दयाल शर्मा। और 10वें नंबर थे आपके KR नारायण। 11 नंबर थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, ठीक है। और 12वें नंबर कौन थी? आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी।
13वें नंबर की बात करें प्रणब मुखर्जी, 14वें नंबर के थे आपके रामनाथ कोविंद, और 15वें नंबर की बात करें तो आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो पूछा 13वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, ये थे आपके प्रणब मुखर्जी थे। कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल किस नंबर की थी? आपके 12वें नंबर की थी। 13वें ये हो गए, 14वें रामनाथ कोविंद हो गए, और 15वें आपके द्रौपदी मुर्मू जी हो गए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया बेरोजगारी के डैश के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है, प्रोत्साहन के लिए, योग के लिए, उन्मूलन के लिए, या फिर त्वरण के लिए। तो अगर हम बात करें बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए, किसके लिए? उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कोशिका होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोशिका। कोशिका किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है, मतलब सबसे बारीक भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है, सबसे पतला भाग होता है, या सबसे छोटा भाग होता है। तो जो आपका कोशिका जो है आपका किसी जीव का क्या होता है? सबसे छोटा भाग होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।